हेलो, नमस्ते, आदाब। स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट रिवीलिंग फैक्ट्स विद अभिज्ञा पावर्ड बाय मार्केटिंग हुक के आखिरी एपिसोड में। अब तक हमने हमारे पॉडकास्ट में अपने देश की अनेक बातें जानी हैं, कई सुने अनसुने, जाने अनजाने किस्से कहानियां जान ली हैं। मुझे पूरा यकीन है अब तक के एपिसोड्स आपको काफी पसंद आए होंगे। आज के इस सीजन के आखिरी एपिसोड में मैं अपने देश की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसके लिए हमारा देश पूरे जग में सांस्कृतिक धरोहर की मिसाल माना जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें जैसी हो रही हैं या कुछ परंपराएं जैसी चल रही हैं वैसे क्यों चल रही हैं? कुछ प्रथा हमें जैसी बताई गई है वैसे ही हमें क्यों निभानी पड़ती है? क्या आपके पास इन सवालों का जवाब है? शायद हाँ भी, शायद ना भी। तो आज के एपिसोड में ऐसे ही कुछ भारत की अद्भुत और जानी अनजानी परंपराओं के बारे में जानेंगे, उनके हर पहलू को समझेंगे। हम जानेंगे पूर्वजों द्वारा बताई गई बातों के पीछे के तथ्य को, विज्ञान को और उससे जुड़े फायदों को। तो सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी परंपरा के बारे में जिससे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो प्रथा है शादी। तो आइए जानते हैं उन रस्मों के बारे में जो शादी में निभाई जाती हैं। शादी की सबसे पहली रस्म मेहंदी। इस रस्म की एक खास वजह यह है कि मेहंदी में इस्तेमाल होने वाले हीना में कई प्रकार के औषधि गुण होते हैं और उनमें से एक गुण ये है कि इसे लगाने पर दूल्हा या दुल्हन का शादी को लेकर स्ट्रेस कम हो जाता है और वो रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। शादी की दूसरी रस्म हल्दी। मुख्य रूप से हल्दी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हल्दी भी कई प्रकार से गुणकारी होती है। हल्दी लगाने से बैक्टीरिया दूर रहते हैं और शादी के दिन तक त्वचा पर नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। शादी की एक और रस्म सगाई यानी कि एंगेजमेंट में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को बाई या दाई हाथ की चौथी उंगली में यानी कि रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाते हैं। ये प्रथा दुनिया भर में हजारों सालों से चली आ रही है। प्राचीन रोम में वहां के लोगों का मानना था कि चौथी उंगली की नस सीधा दिल की तरफ जाती है, जिससे उनकी भाषा में वेना अमोरिस यानी वेन ऑफ लव भी कहा जाता था। तो जाहिर है कि अंगूठी दूल्हा दुल्हन के प्यार को बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। शादी में लगाई जाने वाली अग्नि। इस अग्नि में चंदन की लकड़ी, घी, चावल इत्यादि सामग्री का इस्तेमाल होता है। इसके धुएं से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक एनर्जी दूर रहती है। तो ये थी कुछ बातें शादी से जुड़ी हुई। आइए अब समझते हैं औरत के श्रृंगार को। सिंदूर। दुल्हन के माथे पर जो सिंदूर लगाया जाता है वो हल्दी जैसी औषधि और मर्क्यूरी नामक धातु से बनाया जाता है। इसे लगाने से दुल्हन का मानसिक तनाव कम होने में मदद मिलती है। बिछिया। इसे दुल्हन के पांव की दूसरी उंगली में पहनाया जाता है। इसे पहनने से उस उंगली की नस दबती है और उस उंगली की नस गर्भाशय से जुड़ी होती है यानी कि वूम्ब से जुड़ी होती है, जिसके कारण गर्भाशय नियंत्रण और तंदुरुस्त रहता है और पीरियड्स भी नियंत्रण में रहते हैं। चूड़ियां। नई दुल्हन को हमेशा काफी चूड़ियां पहनाई जाती है। इसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक कारण है। चूड़ियां पहनने से उनमें और हाथ की त्वचा में घर्षण होता है और उस घर्षण से रक्त प्रवाह संतुलित होने में मदद मिलती है। बिंदी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुल्हन या औरतें माथे पर बिंदी क्यों लगाती हैं, वो भी एकदम बीचों बीच? इसके पीछे भी एक अद्भुत फैक्ट है। बिंदी लगाने से माथे पर एक खास पॉइंट पर प्रेशर पड़ता है जहां बहुत सी नसें आकर मिलती है और इसके दबने से सिर दर्द और स्ट्रेस में राहत मिलती है। मंगलसूत्र। औरतें जो मंगलसूत्र पहनती है उसमें 2 कप जैसे आकार होते हैं। उन पर कोई डिजाइन नहीं बना होता।
ये आकार ज्ञान शक्ति को दर्शाता है और काले मणि निगेटिव एनर्जी को दूर रखते हैं। मंगलसूत्र महिलाओं के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करता है। आयुर्वेदा के अनुसार गले में स्वर्ण धातु यानी कि गोल्ड धारण करने से छाती और हृदय स्वस्थ रहता है। तो ये थी कुछ औरत के श्रृंगार से जुड़ी हुई बातें। अब बात करते हैं हमारी अगली प्रथा के बारे में, जो है उपवास। आमतौर पर भारत में लोग अनेक अवसरों पर व्रत या उपवास रखते हैं, लेकिन इस उपवास के पीछे कई शारीरिक और मानसिक फायदे भी हैं। उपवास से हमारे शरीर के पाचन क्रिया को आराम मिलता है और हमारे शरीर को शुद्ध होने में मदद मिलती है। पूर्णिमा, एकादशी या करवा चौथ जैसे दिनों पर उपवास रखने पर पाचन क्रिया में चांद के गुरुत्वाकर्षण से होने वाले परिणाम से बचा जा सकता है। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समंदर की लहरें बड़ी होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर जो कि 80% पानी से बना हुआ है, उस पर भी एक तरह का प्रभाव पड़ता है, जिससे पाचन क्रिया असंतुलित होती है। ये भी कहा जाता है कि तृप्त मन कोई काम नहीं कर सकता और इसीलिए अपने मन और शरीर को खाने पीने से दूर रखकर उसे चिंतन और मनन करने के काबिल रखा जा सके, इसीलिए उपवास किया जाता है। तो ये थे कुछ उपवास से जुड़े फायदे। अब बात करते हैं हमारी अगली प्रथा नमस्ते के बारे में। नमस्ते, ये तो आपने कई बार सुना होगा और किया भी होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में नमस्ते हाथ जोड़ के क्यों किया जाता है? नमस्ते एक संस्कृत शब्द है जिसमें नम्श मतलब आदर से झुकना और इस्ते मतलब आपके लिए, यानी कि मैं आपके सामने आदर से झुकता हूँ और वंदन करता हूँ। ये सामने वाले के प्रति प्यार और आदर दर्शाता है। नमस्ते का अर्थ होता है कि हम अपनी आत्मा या दिव्यता से दूसरे की दिव्यता का आभार प्रकट कर सके। नमस्ते की पोजीशन को अंजलि मुद्रा कहा जाता है। यहाँ अंजलि का मतलब होता है अभिवादन और मुद्रा का मतलब होता है भाव या जेस्चर, जो कि सम्माननीय भाव कहलाता है। तो जब हम दोनों हाथ आपस में मिलाते हैं या जोड़ते हैं, तो हमारे दिमाग के दोनों भाग आपस में और शरीर के साथ एकत्रित होते हैं, जिससे मेंटल स्ट्रेस कम होता है और मन शांति का एहसास होता है। तो ये थी कुछ बातें नमस्ते से जुड़ी हुई। आइए अब बात करते हैं मंदिर या धार्मिक स्थलों की। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर जहां स्थित है वहां पर ही क्यों है? धार्मिक स्थल हमेशा उसी जगह बनाए जाते हैं जिसके आसपास काफी पॉजिटिव एनर्जी उत्सर्जित हो रही हो, और ठीक उसी जगह मुख्य देवता की मूर्ति भी स्थापित की जाती है ताकि आने वाले भक्तजनों पर भी सकारात्मक एनर्जी का प्रभाव पड़े। क्या आपको पता है कि धार्मिक स्थलों पर चप्पल या फुटवेयर क्यों नहीं पहना जाता? ताकि सकारात्मक ऊर्जा पैरों के जरिए हमारे शरीर में समा सके। क्या आपको पता है कि बच्चों को एग्जाम्स से पहले मंदिर जाना क्यों सिखाया जाता है? मंदिर में एक और मुख्य चीज होती है, वो है घंटियां। घंटियां अलग अलग धातु जैसे जिंक, कॉपर, कैडमियम, ब्रॉन्ज आदि के मिश्रण से बनाई जाती है। इन धातुओं को विशिष्ट वैज्ञानिक कैलकुलेशन के जरिए मिलाया जाता है। जब हम घंटी बजाते हैं तो हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों में एकता यानी हार्मनी की स्थिति बन जाती है और घंटियों की प्रतिध्वनि हमेशा 7 सेकंड तक रहती है, जो हमारे शरीर के 7 चक्र को दर्शाती है। इसकी प्रतिध्वनि से मन शांत होता है और कंसंट्रेशन और फोकस में मदद मिलती है। इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण काम से पहले हमें मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की सीख दी गई है। तो ये थी कुछ जानी अनजानी बातें मंदिरों के वजूद के बारे में जो सदियों से चलती आ रही है। बढ़ते हैं हमारी अगली प्रथा की ओर, जिसमें हम बड़ों के पैर छूते हैं।
हम अक्सर बड़ों के पैर छूकर ही आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन हमें शायद ही इस परंपरा की वजह के बारे में कुछ पता है। हमारे शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी होती है। जब हम किसी के पैर छूते हैं और जब बड़े हमारे सर पर हाथ रखते हैं तो एक सर्किट बन जाता है और बड़ों के शरीर की पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर उतर जाती है। साष्टांग प्रणाम, जो कि आशीर्वाद लेने का ही एक प्रकार है, उससे बदन दर्द में राहत मिलती है। तो ये थी कुछ बातें पैर छूकर आशीर्वाद लेना या साष्टांग प्रणाम कर आशीर्वाद लेने के बारे में। बढ़ते हैं हमारी अगली प्रथा, जिसमें बचपन में ही लड़के और लड़कियों दोनों को कान में छेद करवा दिया जाता है। कानों में छेद करना काफी लाभदायक माना जाता है। इस प्रथा से हर्निया जैसे बीमारियों से बचा जा सकता है। कानों में छेद करने से मेंस्ट्रुअल साइकिल संतुलित रहती है और हिस्टीरिया जैसे बीमारियों से भी बचा जा सकता है। जिस जगह ऊपर छेद किया जाता है वो जगह हमारे दिमाग को एक्टिवेट करती है और उस पर प्रेशर पड़ने से थिंकिंग कैपेसिटी यानी कि बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। इसीलिए कान में छेद किया जाता है, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली प्रथा की ओर, जो आजकल दक्षिणी संस्कृति से प्रेरित होकर बदलती आ रही है। आजकल तो फिर भी हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, पर नीचे बैठ के चौकड़ी मार के भोजन का सेवन करना, इसमें भी कोई तथ्य है। इस पोजीशन को सुखासन कहते हैं। नीचे बैठने से हमारे शरीर पाचन के लिए तैयार होते हैं और बार बार झुकने और सीधे होने से हमारे शरीर के पाचक द्रव्य यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस हमारे खाने के साथ अच्छे से मिश्रित होते हैं और पाचन जल्दी और अच्छे से होता है। चौकड़ी मार के बैठने से हमारे पैरों की हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से हमें दूर रखती है। तो ये हैं कुछ फायदे नीचे बैठकर चौकड़ी मारकर खाने के। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली प्रथा की ओर, जिसके चलते लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी तालाब या जल कुंभ में सिक्के डालते हैं। क्या आप इस प्रथा के पीछे के विज्ञान को जानते हैं? पूर्व भारत में सिक्के तांबे के होते थे यानी कि कॉपर के होते थे। इन सिक्कों को लोग जल कुंभ में डालते थे, जो उनके पीने के पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। कॉपर पानी में डालने से पानी की इम्प्यूरिटीज और धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींच लेता है और पानी को पीने लायक बनाता है। कॉपर हमारे शरीर के लिए कई प्रकार से गुणकारक है, जो लोहे जैसे महत्वपूर्ण धातु को सोखने में मदद करता है और हड्डियों की समस्याओं से भी दूर रखता है। इसीलिए हमें आज भी कहते हैं कि पानी को तांबे के ग्लास से या तांबे के बर्तन में रखकर ही उसका सेवन करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली प्रथा की ओर। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? लेकिन इसके पीछे भी एक खास वजह है। वजह यह है कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी तेजी से आपके शरीर से होकर गुजरता है और उसके अंदर से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हमें सही से नहीं मिलते। इसी वजह से पानी हमारे घुटनों में जमा हो सकता है, जो आगे जाकर आर्थराइटिस का कारण बन सकता है। पानी के तेजी से आने से पेट की दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे पाचन क्रिया में असंतुलन आ जाता है। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली प्रथा की ओर। इस्लामी समुदाय में लोग हमेशा नमाज को दिन में 5 बार अदा करते हैं। हर बार नमाज अदा करने से पहले वो वुदू नामक प्रथा निभाते हैं, जिसमें वो अपना चेहरा, अपने हाथ कोहनी तक और पैर घुटने तक पानी से अच्छे से धोते हैं। वैसे तो ये प्रथा पवित्रता को दर्शाता है, लेकिन इसके पीछे एक अच्छा और वैज्ञानिक कारण भी है। हाथ पांव स्वच्छ धोने से हमारे शरीर पर के बैक्टीरिया निकल जाते हैं और हमारा रक्त प्रवाह सुधरता है।
हाथ अच्छे से धोने से निमोनिया जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसीलिए सभी समुदाय के लोगों को वुदू नामक प्रथा, जो मैंने अभी आपको बताई, वो सबको निभानी चाहिए। एक और प्रथा के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना ही होगा। इस्लामिक मान्यता में एक और रिवाज निभाया जाता है जिसे उर्दू में खातना या सर्कमसिजन कहते हैं। इस रिवाज के पीछे की महत्वपूर्ण वजह यह है कि इस प्रक्रिया के बाद लड़का या लड़की को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है और उसी के साथ कोई एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज फैलने का खतरा भी कम होता है। इसीलिए इस समुदाय में खातना कराते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली प्रथा की ओर। सिख समुदाय में पगड़ी को काफी महत्व है। हम सब ये तो जानते ही हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के आदेश के द्वारा ही ये प्रथा अपनाई जा रही है। लेकिन इस प्रथा के पीछे एक कारण भी है। सिख समुदाय के लोग हमेशा अपने बाल लंबे रखते हैं, अर्थात काटते नहीं हैं। कहा जाता है कि हमारे सर पर एक सॉफ्ट स्पॉट है जिसे 10th गेट कहा जाता है। इसे क्राउन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि हमारे सर के बाल इस 10th गेट की सूरज और उसके किरणों से रक्षा करते हैं और एक एंटीना का भी काम करते हैं जिसके जरिए सकारात्मक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसी प्रभाव को बढ़ाने के लिए सिख लोग अपनी सर पर चोटी या जूड़ा बनाते हैं जिसके कारण ये एनर्जी फोकस होती है और आदमी पर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बना रहता है। इसी चोटी या जूड़े पर पगड़ी पहनाते हैं। पगड़ी का भी एक अपना अलग ही महत्व है। पगड़ी पहनने से हमारे दिमाग की हलचल कम होती है जो हमारे सर के 26 भागों को स्थिर रखता है। पगड़ी की गांठों से हमारे माथे और उसके आसपास की जगह के प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं जिससे हम शांत और रिलैक्स महसूस करते हैं। पगड़ी आदमी को अपना फोकस बनाए रखने में मदद करता है। तो ये था कुछ विज्ञान पगड़ी से जुड़ा हुआ। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे आज के एपिसोड की आखिरी और सबसे मजेदार प्रथा के बारे में। ये ऐसी प्रथा है जिसका हमने हमारे बचपन में कम से कम 1-2 बार, या अगर मैं गलत नहीं हूं तो कई बार अनुभव लिया होगा। मैं बात कर रही हूं कान पकड़ के उठक बैठक करने वाली सजा के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस सजा के पीछे भी कोई विशिष्ट कारण था? जी हाँ, इस सजा के पीछे एक विशिष्ट कारण ही था। उठक बैठक करने से हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में सुधार आ जाता है। कान पकड़ने से हमारे ईयर लोब पर प्रेशर पड़ता है जिससे मेमोरी और बौद्धिक क्षमता बढ़ने में मदद मिलती है। इसे सुनने के बाद शायद आपको लग रहा होगा कि ये सजा मिलना कोई बुरी बात तो थी नहीं। तो ये थी हमारे देश के प्रथा परंपराओं की बातें जिसे हम शायद रोज की जिंदगी में देखते और निभाते तो थे, पर अब उनके पीछे की वजह, इतिहास और विज्ञान को भी जानते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी आपके आज तक के ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। ये था मेरा सीजन 1। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।